आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रीत सर हैं. सर, वेरी वेलकम. एंड he has done his masters in plastic surgery from AIIMS. Currently he is working as a consultant in Fortis Gurgaon. Sir, please tell about yourself, your journey, your education, your day-to-day life. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो यार, मेरी जर्नी में तो मैंने अहमदाबाद से जनरल सर्जरी करी थी. उसके बाद में आई डिड माई MCH इन प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली. आफ्टर दैट आई वर्कड फॉर सम टाइम एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली क्रेनियोफेशियल सर्जरी, माइक्रो सर्जरी एंड हैंड सर्जरी एंड ट्रांसप्लांटेशन के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेनिंग ली थी. नाउ आई हैव रिसेंटली जॉइंड FMRI गुड़गांव एज कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जन. And that's that. सर, आपकी डे टू डे लाइफ कैसी रहती है? It's very variable. I mean, जो classically I know inner medical circles के अंदर बोला जाता है कि भाई a surgeon's life is kind of a term for a very haphazard life in the sense कि कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मेरी सर्जरी चलेगी तो मैं रात को 10 बजे तक हॉस्पिटल में बैठा हूँ. कोई ऐसा दिन होगा जहाँ पे मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठा हूँ, नेक्स्ट डे सुबह मैं हॉस्पिटल में ही रात को सो के हॉस्पिटल में ही काम करने लग जाऊँगा. एंड कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगा. सो इट्स वो जस्ट ऐसे ही रहता है कि भाई यू स्टे देयर, यू सी विच एवर पेशेंट्स इन दी OPD. एमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आते रहते हैं, यू डील विद देम. तुम्हारे पोस्ट ऑफ पेशेंट्स की तुम्हें काउंसलिंग करनी होती है. यू हैव टू टॉक टू ऑल ऑफ द पेशेंट्स, यू हैव टू टॉक टू देयर रिलेटिव्स, यू माइट हैव टू टॉक टू देम मल्टीपल टाइम्स टू मेक देम फील कंफर्टेबल अबाउट यू. देन यू हैव टू ऑपरेट, देन यू हैव टू डिस्कस योर आउटकम्स, यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर आउटकम्स. बेसिकली सर, हम देखते हैं कि सर्जन्स को आगे माइंडसेट है हम लोगों का कि सर्जन्स लाइफ आर वेरी इमरजेंसी बेस पे. जैसे कि कोई केस आया और तुरंत, या फिर कोई केस ऑपरेट हो रहा है और तुरंत प्लास्टिक सर्जन को बुलाया गया कि भाई देखो क्या हो गया और इसको कैसे ठीक करें, बिकॉज योर वर्क इज डिफरेंट. क्या ऐसा होता है आपकी लाइफ में? सो आई नो अगेन टू द पीपल जो कि प्लास्टिक सर्जरी को केवल कॉस्मेटिक सर्जरी से कंपेयर करते हैं या केवल कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ से देखते हैं, उन लोगों को कई बार लगेगा कि यार प्लास्टिक सर्जरी में तो चिल 9 से 5 का काम है. तुम्हारे जो इलेक्टिव एस्थेटिक पेशेंट्स हैं उनको तुम शेड्यूल करते हो, प्लान करते हो. देयर इज नथिंग लाइक इमरजेंसी. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑन द अदर हैंड इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जिसमें ये सब है, जिसमें आई नो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई लव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज बिकॉज इट्स गॉट दैट एलिमेंट कि यार इमरजेंसी में अगर फिंगर कट आई है तो यू हैव टू सी द पेशेंट विद इन हाफ एन आवर. यू हैव टू take the patient to OT within I know as early as possible so that तुम उसकी blood vessels को वापस डिसेक्ट करके वापस उस कट फिंगर को जोड़ सको. या अगर सपोज I know कोई पेशेंट वैस्कुलर इंजरी के साथ में आया है तो तुम उस वैस्कुलर इंजरी को as early as possible पैक करो. कोई पेशेंट नर्व इंजरी के साथ में आया है, एज ए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन तुम्हारे पास में बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स आती हैं. तुम्हारे पास में दूसरे OTs में से कॉल आती है कि यार OT के अंदर सपोज कोई नॉर्मल जनरल कोई सर्जरी का केस चल रहा है एंड समथिंग वेंट रॉन्ग कि यार फ्रैक्चर के लिए लिया गया था, अब स्किन कवर क्लोज नहीं हो रहा. सो अ प्लास्टिक सर्जन गेट्स कॉल्ड इन कि यार चलो ठीक है, तुम OT के अंदर ही यू विल प्लान अ लोकल फ्लैप, यू विल डू अ लोकल फ्लैप सो दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड अ स्किन कवर. सर, इन जनरली वी सी कि छोटे छोटे ट्रॉमास के जो केसेस होते हैं, जो गोल्डन आवर कहा जाता है, या फिर फिंगर कट का आपने जिक्र किया, ये केसेस कितनी जल्दी ऑपरेट करने चाहिए? बिकॉज इन उस जनरली क्या होता है, किसी भी लोकल एरिया में या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में उस फिंगर को बचा के रखा जाता है, फिर हॉस्पिटल दूर होता है या फिर हॉस्पिटल पास नहीं होता है और लोगों को नॉलेज भी नहीं होती जाना किसके पास में है, तो इमरजेंसी में जाते हैं. तो हाउ मच इज द टाइम ड्यूरेशन टू सेफगार्ड दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी? लेट्स से अगर सपोज फिंगर कट हुआ या फिर हैंड कट हुआ तो द मोमेंट दैट पार्ट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट्स ब्लड सप्लाई, द सेल्स इनसाइड इट आर नॉट गेटिंग एनी ऑक्सीजन. द सेल्स स्टार्ट डाइंग स्लोली. उन सब के अंदर द मसल्स आर द पार्ट्स दैट रिक्वायर द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, विच इज व्हाई द मसल्स स्टार्ट डाइंग फर्स्ट. जितना मस्कुलर वो स्ट्रक्चर है उतना जल्दी वो खराब होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे है कट तो इसके आगे की जितनी भी मसल की बेलीज हैं दे विल काइंड ऑफ स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग इन 3-4 hours. सो आइडियली यू नीड टू एस्टैब्लिश द ब्लड सप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल टू दिस. सेम चीज अगर यहाँ पे है तो सिंस देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मस्कुलर टिश्यू इसके आगे, तो यू गेट थोड़ा सा ज्यादा लीवे टाइम. बट आई थिंक फॉर द जनरल पब्लिक द रूल इज वेरी सिंपल. रीच अ प्लास्टिक सर्जन और रीच अ माइक्रोवास्कुलर सर्जन as early as possible. अगर
वो कट हुआ है और आप आधे घंटे में एक प्लास्टिक सर्जन, एक माइक्रोवास्कुलर सर्जन के पास में पहुंच सकते हैं, तो आप आधे घंटे में पहुंचिए। अगर आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं तो आप 2 घंटे में पहुंचिए। अगर आप 6 घंटे में पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, क्योंकि आप ये मान लो कि यार 6 घंटे में पहुंचूंगा, 6 घंटे से पहले मेरे को पहुंचना होता है, तो अब तो एनीवेज कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, तो मैं नहीं पहुंचू, वो नहीं है। आप अगर 6 घंटे में पहुंचो तो भी कुछ ना कुछ बेटर करा जा सकता है। For the patient, as far as the patient is concerned, reach a trained microvascular surgeon for all of these injuries as early as possible. A lot of times क्या होता है कि यार villages वगैरह में, peripheral centers में पेशेंट फिंगर कट वगैरह के साथ में आता है, दे आर नॉट इवन अवेयर कि देयर इज एन ऑप्शन कि यार इसको वापस जोड़ा जा सकता है, या फिर दे अज्यूम कि यार ये तो बड़े शहर में होगा, ये तो बहुत महंगा होगा, इसके लिए तो ये चाहिएगा वो चाहिएगा, मैं सैटरडे रात हो गई, अभी कौन सा मेरे को कोई प्लास्टिक सर्जन मिलेगा, मंडे सुबह अपन जाएंगे। या वो लोकल डॉक्टर के पास में जाते हैं और उनको जाके बोल देते हैं कि यार सर आप इसको काट के बंद कर दो, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो जुड़ेगी ही नहीं, कि मेरे को मेरे बाप दादा ने समझाया है कि यार ये चीजें थोड़ी ठीक होती हैं। सर्जिकल फील्ड्स हैव एडवांस्ड अ लॉट, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स दैट आर पॉसिबल टुडे दैट वर नॉट पॉसिबल अ फ्यू इयर्स अगो। Microvascular surgeons, plastic surgeons can correct these by doing something called reimplantations, जिसमें तुम उसी पार्ट को वापस लगाते हो, doing something called spare part surgery, जिसमें तुम उस पार्ट को स्पेयर पार्ट्स के लिए काम में लेते हो और उन स्पेयर पार्ट्स को दूसरे टिश्यू की हेल्प लेके वापस अटैच कर देते हो। और by doing something like a flap, जिसमें तुम बॉडी के किसी और पार्ट से टिश्यू लाके यहाँ पे लगा देते हो, so as to reconstruct something as close to original as possible. A lot of options are possible for the rehabilitation of patients, but the patients need to reach those right doctors for their problems as early as possible. क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं and the other doctors that are surgeons that are present, how they both are all plastic surgeon is different from other doctors. So plastic surgery में there is no specific organ that you're dealing with. You're dealing with skin and you're dealing with soft tissue also, which is why it's more of a branch that is based on a certain set of skills that you need to master instead of a particular organ system की anatomy that you need to master. Like a neurosurgeon needs to understand the kidneys and उसकी relevant anatomy. A hepatobiliary surgeon needs to understand the liver की anatomy. For us, it is a specific set of skills की how the skin works, how do you move the skin, how do you suture the skins, all of that. उसके साथ साथ में another big difference जो आता है वो ये आता है that for a plastic surgeon every single thing that you do is on the surface, it is visible. So you are judged right from the post-operative room. क्योंकि let's say for a neurosurgeon, अगर आप stone के साथ में अगर आप neurosurgeon के पास में जाते हो तो patient finally तुम्हें तब बोलता है कि यार मेरा दर्द खत्म हो गया तो I'm cured. प्लास्टिक सर्जरी में वो नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में अगर तुम्हारी राइनोप्लास्टी हुई है तो इवन इफ पेशेंट को पता है कि चलो स्वेलिंग वगैरह कम होने में 3 हफ्ते लगेंगे, 6 हफ्ते लगेंगे, बट पेशेंट पोस्ट ऑप रूम में पहली बार जैसे ही उसका पेन खत्म होता है वो सबसे पहले ये देखता है कि यार अच्छा मेरी नाक कितनी ठीक हुई। तो यू नीड टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि हर एक स्टेप पे तुम्हारा आउटकम हर एक स्टेप पे जज होगा, सबके सामने होगा। अगर तुमने कुछ भी 19-20 भी करा तो वो 19-20 दिखेगा। There is absolutely no running away from that. Yes. So मतलब कहने का मतलब है कि एक प्लास्टिक सर्जन को परफेक्शन होना चाहिए। Yes. और परफेक्शन कम विद प्रैक्टिस एंड एक्सट्रीम फोकस। तो इट्स गुड टू हैव दीज स्किल्स विद अस टुडे। सो सर, जनरली मार्केट में देयर इज अ मिसकंसेप्शन और अदर थॉट्स अबाउट प्लास्टिक सर्जन, व्हाट दे एक्चुअली वर्क। आपने बताया अभी कि वी वर्क विद स्किन एंड टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज। Other than this, what's basically a plastic surgeon is more important in the field of surgery, right from the operating room, other than operating room, when patient come, आप उसको assess किस तरह से करते हैं इन चीज़ों में। एक plastic surgeon, how is a plastic surgeon different from other surgeons? So I know, मैं आपको इसको इस तरह समझाऊंगा कि यार नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली सब लोगों को लगता है कि यार प्लास्टिक सर्जन को हम लोग ये बोलेंगे कि चलो ठीक है ये चीज़ ठीक करो, कि यार मेरी नाक मुझे ठीक करनी है। सपोज पेशेंट नोज जॉब के लिए आया है तो वो ये बोलता है कि सर मेरी आप नाक ठीक कर दो। वी ट्राई टू नॉट थिंक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नॉर्मल सर्जन, और वी ट्राई टू यूज द ट्रेनिंग्स दैट वीव लर्नड इन आवर जनरल सर्जरी एंड ड्यूरिंग आवर मेडिकल ट्रेनिंग कि ब्रेक द थिंग डाउन इनटू एन एग्जैक्ट प्रॉब्लम, फॉर्म अ डायग्नोसिस एंड देन ट्रीट द डायग्नोसिस, इन द सेंस कि you try to exactly see what the problem is
एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि अगर नाक के अंदर सपोज ये पार्ट मोटा है या ये पार्ट ऊंचा है तो इसको ठीक करना है, अगर ये पार्ट पेशेंट को वाइड लग रहा है उसको ठीक करना है। कई बार क्या होगा, पेशेंट नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ में आएगा इन द सेंस कि मुझे मेरी नाक अच्छी नहीं लग रही है, मुझे मेरी नाक छोटी लग रही है, बट जैसे कंजेनाइटल एनोमलीज में कई बार होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम नाक में नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पूरा मिड फेस छोटा है या पीछा हुआ है, इस कारण से नाक अजीब लग रही है। तो इन दैट केस इफ यू गेट टू द डायग्नोसिस एंड ट्राई टू सॉल्व द डायग्नोसिस इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम दैट द पेशेंट हैज कम विद, तो इफ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम ये करोगे कि यार अच्छा ठीक है, देखो नाक छोटी करनी है तो मैं नाक बड़ी कर देता हूं, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रीजन ये है कि मिड फेस पूरा पीछे हो रखा है, इस कारण से नाक ऐसी अजीब लग रही है। इस कारण से यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि देखो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इस चीज को हम फिक्स करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि एक प्लास्टिक सर्जन को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका पूरा फेशियल की स्ट्रक्चर एनाटॉमी पे वर्क करना होता है, उसको एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना होता है, देन उसको एक्सप्लेन करना होता है। इट्स नॉट अबाउट कि only one part, because our whole mandible, maxilla and whole face anatomy is connected. So हो सकता है कि कभी कभार पेशेंट आए एंड उसको एक नोज में इशू हो, और आपने जैसे बताया कि वो उसका मैंडिबल वाज टिल्टेड बैकवर्ड या फिर ऑन द राइट, नॉट ऑन द राइट पोजीशन, बट मे बी उसकी कुछ नर्व्स इसकी वजह फ्यूचर में जो प्रेस हो रही हो उसको भी आप इन प्रेजेंट में डायग्नोस करके यू कैन चेंज इट एंड प्रोवाइड हिम बेटर सोल्यूशन, ताकि एक एरिया डेड होने से बेटर है वो आप ऑपरेट पहले ही कर दें। सो बेसिकली हो क्या जाता है कि लेट्स से अगर आपको किसी एक इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है तो दैट इज अ प्रॉब्लम जो कि पेशेंट को एज ए ले पर्सन दिखती नहीं है। तुम्हें कब पता चलता है, जब तुम बोलते हो कि यार यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर ये इशू हो रहा है, तुम उसके लिए एक सीटी स्कैन कराते हो या सोनोग्राफी कराते हो, वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में प्रॉब्लम दिखती है। सो द पेशेंट गेट्स टू दैट डायग्नोसिस before the patient reaches the specialist. In plastic surgery, since everything is visible, the patient does not come to the diagnosis first. Yes. The patient comes to you with the problem. You look at the patient, see कि अच्छा ये problem किस कारण से हो रही है और इस problem के और क्या further consequences हो सकते हैं। Let's say मैं आपको एक example समझाता हूँ। Craniosynostosis करके एक चीज होती है। हमारे skull के अंदर multiple bones होती हैं जो कि इन चीजों को अपन सूचर्स बोलते हैं, जिनसे वो जुड़ती हैं एक दूसरे से। अब ये सूचर्स बचपन में जब एक बच्चा जन्मता है तब वो सूचर्स सारे अलग अलग होते हैं, पर ये धीमे धीमे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये सूचर्स अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। समटाइम्स अगर वो सूचर्स पहले से जुड़े हुए हों तो स्कल का शेप बिगड़ जाता है। अब फैमिली को पहला इशू क्या होता है कि यार मेरे बच्चे का शेप कुछ अलग लग रहा है, बट देन छोटा बच्चा है 3 महीने का 6 महीने का, उनको लगता है कि यार बड़ा होगा नॉर्मल हो जाएगा। ओनली व्हेन दे गेट टू अस तब हम लोग उनको समझाते हैं कि यार देखो हाँ, पर प्रॉब्लम अभी शेप की नहीं है, प्रॉब्लम अभी अपीयरेंस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग को ग्रो करने की जगह नहीं मिल रही है। अगर इसको ठीक नहीं करा गया तो हो सकता है कि दिमाग को ग्रो करने की जगह नहीं मिले, या हो सकता है कि स्कल पीछे रह जाए, आंखें आगे आ जाएं और आंखें पूरी ढंग से बंद ना हो पाए। सो उन प्रॉब्लम्स को यू हैव टू एंटिसिपेट एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि इस केस में डायग्नोसिस भी तुम्हारे पास में ही बन रही है। क्रेनियोसिनोस्टिस ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया और फिर उसको क्रेनियोसिनोस्टिस की डायग्नोसिस बनी। पेशेंट पहली बार अपने पीडियाट्रिशियन के पास में गया और उसने बोला कि यार कुछ इशू है, मुझे नहीं पता क्या है, फिर पीडियाट्रिशियन ने डायग्नोसिस बनाई कि यार ये तो क्रेनियोसिनोस्टिस है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यू नीड टू रेफर टू अ स्पेशलिस्ट। ओके, तो सर फेशियल रिकंस्ट्रक्शन आपने बहुत अच्छे से समझाया, बट एक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए सर। ठीक है, सो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ब्रॉड टर्म है। अपन कॉज वाइज स्पेसिफिकली उसको ब्रेक करते हैं कि लेट्स से सपोज ट्रॉमा हुआ, बाइक चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, फेस के अंदर फेस की बोन्स के फ्रैक्चर्स हो गए, दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल। या सेकंड चीज, लेट्स से कंजेनाइटली ही फेस के अंदर कुछ बोन्स है, जैसे मैंने इसके अंदर क्रेनियोसिनोस्टिस बताया उसमें स्कल में होता है। कंजेनाइटली फेस के अंदर जैसे सपोज क्लेफ्ट पैलेट में, क्लेफ्ट लिप में कि कुछ बोन्स कम ग्रो कर रही है, कुछ बोन्स ज्यादा ग्रो कर रही है, जिस कारण से फेस की सिमेट्री नॉर्मल नहीं है, जैसी नॉर्मली लोगों की होती है वैसी नहीं है, कुछ अलग है अपीयरेंस में। या फिर कैंसर के कारण से कि फेस में कहीं पे कुछ कैंसर हुआ, कहीं पे कुछ ट्यूमर हुआ, जिसको निकालने के लिए कुछ बोन्स हट गई एंड सिमिलर थिंग्स। या फिर सेम चीज, सिमिलर चीज सॉफ्ट टिश्यू की कि सपोज कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज में एक साइड के फेस के सॉफ्ट टिश्यूज का हाइपोट्रॉफी हो जाती है, मतलब वो सॉफ्ट टिश्यूज ग्रो नहीं करते, तो उसके कारण से फेस के अंदर डिसिमेट्री आ जाती है। सो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इज बेसिकली
ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कारण ऑफ द प्रॉब्लम है, जो भी एक्चुअल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना इज फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब उसका कॉज कुड बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ कैंसर, इट कुड बी समथिंग कंजेनाइटल, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एजिंग। वो कॉज को अगर तुम समझ पाओगे तो तुम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई है और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको एक बेटर तरीके से समझ पाए। बहुत अच्छे से सर ने बताया कि अब ये डाउट तो क्लियर हो गया कि एक प्लास्टिक सर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डे टू डे वर्किंग, बिकॉज वी हैव टू ईट, वी हैव टू लाइक स्लीप एंड आवर फेशियल्स वी हैव टू गो आउट, दिस कॉन्फिडेंस थिंग। तो सर ऑल अदर सर्जरीज भी होती हैं, अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की बात करें या फिर न्यूरो सर्जरीज की बात करें, स्पाइनल सर्जरीज की बात करें, बट एक प्लास्टिक सर्जरी की वर्किंग इन जैसे कि एक अदर बॉडी पार्ट से कॉम्प्लेक्स क्यों है? जैसे आपने प्रिसीजन की बात की थी। आई डोंट थिंक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबका काम है, कॉम्प्लेक्स हर जने का काम अपनी अपनी जगह पे है। प्लास्टिक सर्जरी में अभी द मेन इशू दैट वी आर फेसिंग इज कि प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी मिसअंडरस्टूड है, इन द सेंस कि हमारी पॉपुलेशन को, हमारी सोसाइटी को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले हॉलीवुड और बॉलीवुड ने बताया इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डॉक्टर्स ने बताना। सो मोस्ट लोग सबकॉन्शियसली प्लास्टिक सर्जरी को अपनी वैनिटी से लिंक करते हैं कि यार आप करते हो कि अच्छा ये तो नोज जॉब करा के आया है, अच्छा तुम तो ऐसे ये कर रहे हो, कौन सा हम मूवी स्टार है जो हमको ये करने की जरूरत है, उसको वैनिटी से लिंक कराया जाता है। बट एक्चुअली दिस हैज बीन प्रूवन कि अगर तुम्हारे फेस के अंदर अपीयरेंस में कुछ भी अनोमलीज हैं तो ठीक है, वी से दैट एवरी पर्सन इज ब्यूटिफुल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर कुछ स्पेसिफिक अनोमलीज हैं तो दे आर लिंक्ड टू योर सेल्फ इमेज, दे आर लिंक्ड टू योर सेल्फ एस्टीम, दे आर लिंक्ड टू योर social interactions and thus they are linked to your mental health. Yes. These are actual issues जिनके कारण से तुम्हारी डे टू डे सोशल फंक्शनिंग के अंदर एक्चुअल एक इफेक्ट पड़ेगा, विच इज वाई आज की तारीख में इंडिया के अंदर प्लास्टिक सर्जरी अभी भी इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं करती, पर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में कई जगहों पे इंश्योरेंस के अंदर एक्सेप्ट करी जाती है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार अ सिग्निफिकेंट सबसेट ऑफ दीज नीड टू बी डन and they are medically indicated so that patient की actual social integration and mental health improve हो पाए। For example, let's see, कुछ कई सारी congenital anomalies के अंदर हम लोग जब ये guidelines बनती हैं कि इनको कब ऑपरेट करना है, तो the guidelines actually factor into consideration कि यार बच्चा 3.5 साल का जब वो स्कूल गोइंग एज का हो जाएगा या जब वो दूसरे बच्चों के साथ में खेलने लगेगा, तब तक उससे पहले करेक्ट करना है तुमको, या इतना करेक्ट करना है कि पेशेंट का सोशल इंटीग्रेशन हो पाए। सो these are a very big factor in our decision making, in our planning and everything, and our plans change according to that, which is why that's why वो ऐसा नहीं है कि ज्यादा complicated है, वो misunderstood है, which is why हर एक प्लास्टिक सर्जन को एक उस स्टिग्मा के साथ में ही फाइट करना पड़ता है, क्योंकि like we've had situations जहाँ पे बच्ची लेके आती है पेरेंट्स को कि यार मेरे को तो राइनोप्लास्टी की जरूरत है, मेरी नाक के अंदर ये डिफॉर्मिटी है जिस कारण से बच्चे मेरे मजाक उड़ा रहे, एंड तुम्हारे कंसल्टिंग रूम के अंदर बच्ची अपने इश्यूज समझा रही है, प्रॉब्लम समझा रही है, एंड व्हाइल एट द सेम टाइम तुम्हें पेरेंट्स की शक्ल पे दिख रहा है कि वो लोग इंटरनली जज कर रहे हैं कि यार ये पागल हो गई है, ये इतनी फालतू चीज के लिए इतना ज्यादा वो कर रही है, इस चीज के लिए सर्जरी थोड़ी कराई जाती, इतने बचपन में ऑपरेट थोड़ी कराया जाता। तो तुम्हें साइमल्टेनियसली उस पेशेंट को भी ट्रीट करना है, साइमल्टेनियसली उस स्टिग्मा को भी फाइट करना है, एंड उस पूरे एक्शन के अंदर देयर विल आल्सो बी अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनके अंदर एक्चुअल कॉस्मेटिक इशू नहीं है, जो कि एक अपनी बॉडी इमेज का जिनको इशू है जिस कारण से वो डिससैटिस्फाइड है, जो कि एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी का इशू ज्यादा नहीं है और मेंटल हेल्थ का ज्यादा इशू है। तो तुम्हें उन पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करके उनको सही डायरेक्शन में भेजना है कि यार तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने की जरूरत है, बिकॉज आपकी तकलीफ अलग है और आपकी तकलीफ को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू फाइट फॉर द राइट पेशेंट एंड सेंड द पेशेंट हु इज नॉट योर्स टू द एक्चुअल प्रोफेशनल हु कैन हेल्प। सो सर हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि जैसे ये एक मैंडिबल है, इट हैज ट्यूमर, सो ये पेशेंट का ही 3D मॉडल है बेसिकली। सो इस मैंडिबल में जो रिकंस्ट्रक्शन है वो आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं? सो नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंडिबल में कैंसर है और उसने बोन को भी इन्वॉल्व कर दिया है, तो ऑन्कोसर्जन वो कैंसर वाला सारा सॉफ्ट टिश्यू हटाता है और जो बोन का इन्वॉल्व वाला पार्ट है उसको कुछ मार्जिन्स के साथ में हटाता है। जैसे अब यहाँ पे इस 3D प्रिंटिंग के अंदर बाई चांस दिख भी रहा है कि वो ट्यूमर की स्वेलिंग कहाँ पे हो रही है, तो इसको विद मार्जिन्स के साथ में हटाता है। सो
द प्लास्टिक सर्जन गेट्स इन्वॉल्व्ड व्हेन यू एक्चुअली सी द डिफेक्ट कि यार ये डिफेक्ट हमारा बना है या ये डिफेक्ट बनेगा। अब प्लास्टिक सर्जन का रोल है कि वापस इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना। आज से कुछ साल पहले ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन के अंदर होता ही था, कुछ साल मतलब आई नो, आई थिंक लाइक 40-50 इयर्स बैक ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन में होता था कि केवल सॉफ्ट टिश्यू कवर दे दो, जो गड्ढा बना है उस गड्ढे को भर दो, बोनी रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो चलेगा। वो टाइम था जब भारत में फ्री फ्लैप्स बहुत ज्यादा नहीं हो रहे थे, तब चेस्ट से टिश्यू या चेस्ट से मसल्स को लेके डायरेक्टली लेके लगाया जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जॉ के अंदर टीथ के अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर के और नीचे के दांत अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक आप बाइट नहीं कर पाओगे, तब तक आपका जॉ का ढंग से शेप नहीं आएगा। अगर आपने एक एरिया की बोन हटाई है और उसको वापस नहीं रिकंस्ट्रक्ट करा है तो बचाओ पूरा का पूरा जॉ मसल्स के कारण से एक तरफ सरक जाएगा। सो अब मेरा फर्स्ट एम ये बन जाता है कि मुझे यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ एक रिजिड चीज लगानी है कि इन दोनों का डिस्टेंस, शेप, एक दूसरे के साथ में ओरिएंटेशन सेम रहे और ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ में मूव करें, इंडिपेंडेंटली फ्रीली मूव ना करें एंड दांतों का अलाइनमेंट सेम रहे। ठीक है, अब ऐसी चीज के अंदर दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि एक सिंगल एक प्लेट लगा दी जाए, सिंपली कि तुम बोन मत लगाओ, बस एक प्लेट लगा दो और पहले की तरह सॉफ्ट टिश्यू कवर दे दो। बट विद द एडवेंट ऑफ माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, फ्री फ्लैप्स से it is possible to use bone from other parts of the body and use it to reconstruct the mandible। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पांव के अंदर दो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला। उसकी जो पतली वाली बोन होती है, मैं एक बार अपन आपके फिबुला का मॉडल लेते हैं। सो ये उसके अंदर ये जो फिबुला होती है, दिस इज द थिनर ऑफ द टू। सो दिस इज द थिनर ऑफ द टू बोन्स। ये बोन का वेट बेयरिंग में कोई भी रोल नहीं होता है। ये बोन कुछ और मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरीली काम में आती है। विच इज वाई हम लोग इस बोन में से कुछ हड्डी के पीसेस को निकाल सकते हैं सेफली विदाउट अफेक्टिंग द पेशेंट्स मूवमेंट्स। सो हम लोग यहाँ से एक फ्री फिबुला फ्लैप करके होता है वो उठाते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर बेस्ड, उसमें से बोन के कुछ टुकड़े अलग करते हैं जिनको अपनी ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड रखते हैं और उनको वापस शेप करके एक नई मैंडिबल बनाते हैं। अब ये दैट्स द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉर द जॉ कि यहाँ पे हड्डी का एक टुकड़ा ये आ जाएगा, एक टुकड़ा ये आ जाएगा और उससे लेके नया पूरा तुम्हारा जॉ का डिस्टेंस मेंटेन रह जाएगा। इसके अंदर साथ में और चैलेंजेस आने लगे कि एक, चलो तुमने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, बचे हुए दांतों का ऑक्लूजन मेंटेन कर दिया, पर नाउ दैट कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, कैंसर इज क्योरेबल। तो वो पेशेंट डिमांड करता है कि यार अब मेरा कैंसर खत्म हो गया, अब सब कुछ बढ़िया हो गया, अब मेरे को वापस यहाँ पे नकली दांत लगाने हैं। सो नाउ यू ऑल्सो नीड टू डू दिस इन अ वे कि यहाँ पे तुम नकली दांत लगा सको, और कोई भी ओरिएंटेशन में अगर तुम बोन लगाओगे तो नकली दांत नहीं लग पाएंगे। बिकॉज अगर लेट्स से जॉ यूं जा रहा था और तुमने, लेट्स से अगर जॉ यूं जा रहा था और तुमने अगर बोन को सीधे लगा दिया तो जो नए दांत लगेंगे उनका अलाइनमेंट जो एग्जिस्टिंग ऊपर के दांत है उनके साथ में नहीं बनेगा। सो तुम्हें उसको भी ठीक करना है। एज अ पेशेंट गॉट मोर डिमांडिंग एंड एज वी गॉट मोर स्किल्ड, पेशेंट का ये भी डिमांड आने लगा कि यार पर मेरी ये जो जॉ लाइन अच्छी सी दिख रही थी मुझे वो भी वापस चाहिए। सो उस चीज के लिए फिर तुमने और तरीके निकाले कि चलो डबल बैरल फिबुला लगाओ, तुम स्पेसिफिक इस तरह से इम्प्लांट्स लगाओ, तुम और क्या चीजें कर सकते हो ताकि पेशेंट की हर एक डिमांड पूरी हो सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा एंटायर पर्पस इज दिस कि कैंसर हट गया है अगर है भी तो भी तुम्हें पेशेंट का सोशल इंटीग्रेशन बैक इनटू हिज नॉर्मल लाइफ को एज क्लोज एज पॉसिबल करना है। You reconstruct the patient as a new one. Yes, I mean we want to actually defeat the cancer in a way कि not only वो cancer हट गया है, our skilled colleagues in oncosurgery and ENT and head neck surgery are working day and night to make sure कि वो cancer हट जाए। हमारा रोल आता है कि यार कैंसर हटने के बाद में भी पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी पाए, वो फिर से काम पे जा पाए, वो फिर से लोगों से बात कर पाए, वो फिर से अपनी सोसाइटी के साथ में इंटीग्रेट कर पाए, अपनी फैमिली के साथ में कॉन्फिडेंस से खड़ा रह पाए। तो मतलब सर वही बात होगी कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम प्रिसीजन, Yeah. यू टॉक्ड अबाउट प्रिसीजन। सो पेशेंट को कैंसर हो गया, लोअर जॉ का भी कैंसर हो गया, बट ही इज नाउ गोइंग टू बी फिट एंड फाइन एंड लुक लाइक द यंग ही वाज बिफोर, लाइक बिफोर द कैंसर। एग्जैक्टली, यस। तो सर आपने बोन की बात करी, फिबुला की बात करी, अब न्यू टर्मिनोलॉजीज आ गई है, न्यू चीज़ें आ गई, 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स आ गए, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स आ गए। सो हाउ यू डिसाइड एंड why you feel this patient specific implants are better side than other standard implants, standard plates? So normally मैंने आपको बताया कि normally कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता था कि फिबुला के तुमने दो पीसेस लिए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट में लगाया while maintaining उनकी ब्लड सप्लाई एंड उसको लेके लगा दिया। अब जब ओटी में आप एक इतनी बोन से
ये पूरी रिकंस्ट्रक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम एग्जैक्ट शेप तो ला नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट कि जस्ट एक हड्डी है उसके 2 टुकड़े काटे और उसको लगा दिया। तुम्हें इसके साथ साथ में इसकी ब्लड सप्लाई से कनेक्शन है उसको भी मेंटेन रखना है, क्योंकि इसके अंदर नई ब्लड सप्लाई आनी चाहिए। नाउ दैट यू आर डूइंग दैट, यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द शेप ऑफ दिस बोन, एंड तुम्हारे सामने पर्सनली ये सवाल है कि मैं इससे इसके एग्जैक्टली पास या एज क्लोज एज पॉसिबल कैसे आ पाऊं। PSIs का वहां पे रोल आता है, क्योंकि PSIs बेसिकली पेशेंट की खुद की स्पेसिफिक एनाटॉमी को पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद में पेशेंट के ही एनाटॉमी के हिसाब से वो इम्प्लांट्स इस तरह से बनते हैं कि यार पेशेंट की एनाटॉमी ये है, ये पार्ट इस बोन से आ गया है, ये वाला पार्ट जो इस बोन से नहीं आया है वो इम्प्लांट से आ जाए, ताकि तुम एग्जैक्ट मैच पे आ सको या एज क्लोज एज पॉसिबल मैच पे आ सको इन टर्म्स ऑफ हिज एनाटॉमी। सो इट्स अ मोर एडवांस्ड वे इन पेशेंट्स जो कि सही कैंडिडेट्स हैं विदाउट टेकिंग एडिशनल रिस्क्स अबाउट। तो सर ने बताया कि पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स आर दोज इम्प्लांट्स विच कॉपी द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट एंड दैट पेशेंट get an implant 3D printed using the technology and get the same profile because it is being copied from your own contours. Yes. तो सर जो डिसीजन है पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स का वो जनरली एक बेटर चॉइस के लिए है कि आप उसको एक बेटर कंटूर देना चाहते हैं, परफेक्शन की जो आप बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, इसलिए। यस। सो अब इम्प्लांट्स की बात आई तो सर एक जनरली कंसेप्शन रहता है लोगों का, क्या ये इम्प्लांट्स थ्रू आउट लाइफ कैरी करने पड़ते हैं या इन पे बोन डेवलपमेंट हो जाता है, क्या इनको इन फ्यूचर में हम रिमूव कर सकते हैं? इस पे आपका टेक क्या है सर? सो नॉर्मली भी जब हम लोग माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं यूजिंग बोन्स, जब जैसे फिबुला से मैंडिबल बना रहे हैं, फिबुला से मैक्सिला बना रहे हैं, वो बोन को वापस एग्जिस्टिंग जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उस पर चिपकाने के लिए प्लेट्स तो लगती हैं। वो प्लेट्स जब से फिबुला हैज बीन यूज्ड, जब से एनी बोन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, वो तब से काम में आ रही हैं रेगुलरली। PSIs आर द नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ दैट। अब जहां तक ये बात है कि यार वो हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नॉर्मली प्लेट्स यूजुअली नहीं निकाली जाती, बट निकाली जा सकती हैं अगर जरूरत पड़े तो। जरूरत कब पड़ती है कि सपोज वहां पे इन्फेक्शन हो गया या सपोज रेडिएशन के कारण से उसके ऊपर का टिश्यू वीक हो गया है या उसके ऊपर का डेहिसेंस हो गया, तो तुम प्लेट्स को निकाल सकते हो। PSIs अगेन सिमिलरली, PSIs आइडियली यू डोंट वांट टू रिमूव, बिकॉज तुमने PSI को बनाया ही इस पर्पस के लिए है कि वो बोन के ऊपर एक पेशेंट की एनाटॉमी को रेप्लिकेट करने के लिए कर सके। सो हाँ, जो PSI डाले जाते हैं वो यूजुअली इस इंटेंशन से डाले जाते हैं कि यार ये जिंदगी भर रहेंगे, और इसीलिए उनको स्पेसिफिकली इतनी अच्छी तरीके से बनाया जाता है, ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि वो ऐसे हों जो कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट के साथ में रहें और पेशेंट को कुछ और इफेक्ट ना करें। सो बेसिकली जो आप बता रहे हैं सर कि पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स आर प्लान्ड इम्प्लांट्स, तो सर जो आप फिबुला रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो दैट इज ऑल्सो प्लान्ड थ्रू गाइड्स। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड्स के बारे में रोल बताइए, गाइड्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फॉर दिस टाइप्स ऑफ सर्जरीज है? सो ये समझाने के लिए मुझे आपको एक बार अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा फिबुला फ्लैप कैसे चलता है, कैसे होता है, मेरे को वो समझाना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू बी एज जनरल एंड एज सिंपल इन माई एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल। सो जब भी अगर सपोज मुझे ये डिफेक्ट है, मुझे मैंडिबल बनानी है फ्रॉम द फिबुला, फ्लैप जो हम लोग करते हैं उसके अंदर हम लोग पाँव में से एक फ्लैप उठाते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी स्किन होती है, स्किन के नीचे का थोड़ा सा फैट होता है, उसके साथ में फिबुला होती है और इन दोनों को सप्लाई करती हुई ब्लड वेसल होती है, जिसको पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे कैसे बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग शेप इस तरह से करते हैं कि हम लोग जो नया मैंडिबल का हमको शेप चाहिए हम वो शेप बना सकें। सो हम लोग बोन के अंदर कट्स करते हैं, बोन के अंदर जो हमको रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए अलग अलग सेगमेंट्स की, वो सेगमेंट के अंदर उस बोन को काटते हैं, while keeping this bone attached to the skin and also this bone attached to the blood vessels। अभी आप नॉर्मली सोचो, चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम ये वाला डिफेक्ट है, तो इसके अंदर एक सबसे सीधा तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है बोन को लगाने का कि मैं एक स्ट्रेट बोन लगा दूं, ठीक है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर परफेक्ट जो ये शेप है, ये जो राउंडेडनेस वाला शेप है, वो शेप नहीं आएगा, और दांतों का इवेंचुअली जब पेशेंट का डेंटल रिहैबिलिटेशन होगा तब दांतों का अलाइनमेंट नहीं आएगा। सो हम लोग फिर क्या करना चालू करा प्लास्टिक सर्जन्स ने कि वी स्टार्टेड कटिंग द फिबुला इनटू 2 or 3 पीसेस
while making sure कि दोनों वो तीनों मेन ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड रहे और उन सबको ब्लड सप्लाई मिलती रहे, एंड टर्निंग देम एंड बेंडिंग देम अगेंस्ट ईच अदर एंड फिक्सिंग ईच ऑल ऑफ देम टुगेदर विद प्लेट्स एंड देन पुटिंग द एंटायर कंस्ट्रक्ट, सो दैट हम लोग एक ऑफ कोर्स एक नेचुरल राउंडेड कर्व तो नहीं ला पाए, बट हम लोग 3 टर्न या 4 टर्न से एक नियर नॉर्मल शेप ला पाए। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये सारी की सारी प्लानिंग नॉर्मली हमेशा से इट इज डन विद इन द सर्जन्स हेड ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। तुम फ्लैप डिस्कनेक्ट कर चुके हो, अभी यू हैव समथिंग लाइक 4 आवर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स, जिसके अंदर तुम्हें उस फ्लैप को वापस बॉडी में लगा के ब्लड सप्लाई पूरी देनी है। वो तुम्हें 6 घंटे में करना है, क्योंकि अगर तुम उतनी देर में इसको ब्लड सप्लाई वापस नहीं दोगे तो ये खराब होने लग जाएगा। सो नाउ यू हैव अ क्लॉक रनिंग बिहाइंड यू, जिसके अंदर तुम्हें इसकी कटिंग करनी है, इसकी शेपिंग करनी है, उसको वापस लाके फिक्स करना है, सारी स्किन के टांके लेने हैं और सारी ब्लड वेसल्स को एक दूसरे से जोड़ना है। उस पूरे टाइम पे व्हेन द प्लानिंग हैपेंस इनसाइड योर हेड, देयर आर ऑलवेज सम थिंग्स जो कि तुम 2D में इमेजिन कर लेते हो, 3rd डायमेंशन में इमेजिन कर लेते हो, बट देयर आर ऑलवेज स्लाइट इम्परफेक्शंस। एक ह्यूमन एंगल होता है उस पूरी प्लानिंग में, उस सारी कार्विंग में। जैसे अगर मैं अज्यूम करता हूं कि यार मैंने इसके अंदर डिफेक्ट में मेजरमेंट ले लिया था कि मुझे एक सेगमेंट चाहिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का और एक सेगमेंट चाहिए यहाँ पे जैसे 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों के बीच का एंगल मुझे कितना रखना है? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, ये मैं देख के बता सकता हूं, पर वो क्या एग्जैक्टली 27 डिग्री है या क्या वो एग्जैक्टली 32 डिग्री है, वो मैं देख के आई बॉलिंग से बहुत क्लियरली नहीं बता पाऊंगा। विच इज वाई वो चीज मुझे मेरे खुद के एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के साथ में एंड ट्रायल एंड एरर के साथ में फाइन ट्यून करनी पड़ती है टिल आई गेट एज क्लोज टू परफेक्शन एज पॉसिबल। इफ लेट्स से अब कोई बोलेगा कि यार 27 डिग्री और 32 डिग्री में कितना फर्क हुआ? 27 डिग्री और 32 डिग्री में इतना फर्क हुआ कि अगर एक सेगमेंट यूं लग रहा है और दूसरा सेगमेंट यूं लगता है तो शेप अलग आता है, और यूं लगता है तो शेप अलग आता है। सो मुझे उस चीज को एग्जैक्टली मैच करना है। अब कटिंग गाइड्स कहां पे बीच में आते हैं कि कटिंग गाइड्स टेक अवे द गेस वर्क वाला पार्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट प्लानिंग, कि तुम पहले सीटी स्कैन से कंप्यूटर पे एक मॉक फिबुला बनाते हो, एक तुम उसके बाद में तुम सीटी स्कैन से एक मॉक मैंडिबल बनाते हो, उसी पेशेंट के खुद के सीटी स्कैन से, उसी पेशेंट के मेजरमेंट्स के बेसिस पे। फिर तुम उसी जो तुमने 3D सिमुलेशन बनाया है उसी के अंदर तुम मैंडिबल में वो कट्स बनाते हो जो कि तुम इवेंचुअली सर्जरी में देने वाले हो। और अब तुम वो प्लानिंग यू कैन प्ले विद दैट फिबुला एंड इट्स फ्रैगमेंट्स इन 3D कि यार मुझे इसको 3 सेंटीमीटर रखना है या 3.2 सेंटीमीटर रखना है, मुझे एक एंगल को 30 डिग्री रखना है कि 32 डिग्री रखना है। और जब तुमने वो एग्जैक्ट वैल्यूज पे तुम आ गए, तब यू कैन यूज गाइड्स लाइक दीज जो कि बेसिकली पेशेंट की फिबुला को हार्वेस्ट करने के बाद में उस फिबुला के ऊपर चिपक जाते हैं, सो दैट वो तुम एंड देन दीज गाइड्स विल एग्जैक्टली टेल यू कि मुझे इस शेप में काटूंगा अगर मैं, तो ये परफेक्ट एंगल ऑफ कट आएगा तीनों डिमेंशंस के अंदर। आई गेट द परफेक्ट साइजेस which reduces your work in the OT and much more importantly reduces the operative time. Yes. All of this has a cost, but what we need to understand is that surgery also has a cost. जितनी देर ऑपरेटिव रूम चलेगा उतनी देर कंज्यूमेबल ज्यादा काम आएंगे, उतनी देर पेशेंट को ड्रग्स ज्यादा जाएंगे, उतनी देर में साइड इफेक्ट्स इंक्रीज होंगे, उतनी देर में जितनी देर में फ्लैप डिस्कनेक्टेड पड़ा रहेगा उतनी देर में फ्लैप की ब्लड सप्लाई या वैस्कुलरिटी खराब होगी। So by increasing the speed of surgery, we can also increase the safety of surgery. Yes. So thus this gives us a two-pronged advantage. We have a better safety and we have a more predictable and a better finesse. Yes. जो चीज predictable नहीं है when you are eyeballing it and not using these. So basically, through the help of engineers, it dropped down the time of the mental pressure that a plastic surgeon feel during the surgery कि मेरे को टाइम लिमिट में चीज़ कंप्लीट करनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, प्लस पेशेंट को जो इफेक्ट हो रहा है थ्रू उस पर जो ड्रग्स जा रही हैं या फिर अदर थिंग्स जा रही हैं वो भी कम हो रही है, एंड ओवरऑल इट इज़ बेनिफिटिंग ऑल, Yes. सर्जन साइड ऑल्सो एंड पेशेंट साइड ऑल्सो, एंड लॉन्ग टर्म में पेशेंट साइड के लिए। Yes. तो मतलब सर इंजीनियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आया है एक जनरल मशीन्स बनाने के अलावा फॉर प्लानिंग द ऑपरेशंस एंड 3D प्लानिंग जिसे हम कहते हैं। सो इट्स अ गुड take for the engineers कि that they can choose this field and work on this field and get master and help the real surgeon. Yes sir. तो सर एक आपने इश्यूज बताए थे कि बच्चे आते हैं और ब्रेन के सूचर्स को लेकर, तो मैं उसी पे थोड़ा एलैबोरेट करके आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्रेनियोफेशियल जो चिल्ड्रंस के अंदर डिफॉर्मिटीज होती हैं, आप उसको
किस तरह से और देखते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट इज वन थिंग, उसको अभी हिज बोन्स आर डेवलपिंग बट ही हैज सम इश्यूज, तो हाउ यू ऑपरेट दीज पेशेंट्स? सो इसके अंदर इन एनी चाइल्ड जो कि हमारे पास में कुछ भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ द फेस के साथ में आता है, हमको बहुत सारे सवाल एक साथ में टैकल करने पड़ते हैं. वन, हमें पेशेंट की अपीयरेंस अभी इतनी सही करनी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि सोशल इंटीग्रेशन ठीक हो सके जब बच्चा स्कूल गोइंग एज का हो जाए. दैट्स द फर्स्ट वन. बट इसके साथ साथ में हम जो भी अभी करेंगे दैट विल ग्रो विद द पेशेंट. पेशेंट ग्रो करेगा, उसकी डिफॉर्मिटी चेंज होगी. लेट्स से अगर सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं कि किसी पेशेंट का ये वाला पार्ट जो मिड फेस है, मिडिल 1/3 ऑफ द फेस, इसकी ग्रोथ कम है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ हिज फेस. सो अब तुम्हें जस्ट करंट डिफेक्ट को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये बच्चा तो ग्रो करने वाला है. तुम्हें वो डिफेक्ट को सॉल्व करना है जो कि इस बच्चे को अंदर 16 साल बाद में बनेगा इवेंचुअली. तो which is why you have to keep that element also in mind. नेक्स्ट चीज क्या होती है, इन अ चाइल्ड ऑल ऑफ दीज बोन्स आर ग्रोइंग. हर एक बोन के अंदर ग्रोथ सेंटर्स होते हैं. अगर तुम उन ग्रोथ सेंटर्स के ऊपर सर्जरी करोगे या उनको ऑपरेट करोगे, उनको छेड़ोगे, उनकी ब्लड सप्लाई किसी भी तरीके से अगर खराब हुई तो बच्चे की ग्रोथ और फर्दर हैम्पर हो सकती है. विच इज वाई इन सब चीजों को करते करते तुम्हें साथ में ये भी प्ले करना है कि यू कैन नॉट डैमेज द ग्रोथ सेंटर्स, बिकॉज इफ यू डैमेज द ग्रोथ सेंटर्स देयर माइट बी डिसिमेट्रीज जो कि अभी नहीं है पर आगे जाके बच्चे में बन जाए. विच इज वाई जब क्रेनियोफेशियल कंजेनाइटल एनोमलीज का प्लानिंग होती है तो ऐसा नहीं होता कि तुम एक सर्जरी प्लान करते हो. जब वो बच्चा 1 साल की उम्र पे तुम्हारे पास में आता है, तुम्हारे दिमाग में सीधे अगले 18 साल का प्लान बनता है कि मैं इस एज पे ये करूंगा, उसके बाद में मैं इतने साल तक ये चीज के लिए रेगुलरली चेक करता रहूंगा. जब तक बच्चा इस एज का हो जाएगा तब मैं उसके बाद में ये सर्जरी प्लान करूंगा, जब बच्चा इस एज का हो जाएगा तब मैं उसके बाद में ये सर्जरी प्लान करूंगा. एंड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट टाइम you stay in touch with the patient, you keep on seeing what new problems develop and you keep on tailoring your plan slightly so as to match the current issues and the current growth also. So that's why it's a lot more different as compared to solving a problem in real time कि चलो कैंसर की एक ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है. तो बेसिकली जो डॉक्टर्स को लाइफ सेवर कहा जाता है, सो अगर चिल्ड्रंस हैं उनके some deformities हैं on the faces or some other part of the body, so basically plastic surgeons think थ्रू देयर नॉलेज कि इसमें क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और इन इश्यूज को जो फ्यूचर में इश्यूज पनप रहे होते हैं या फिर न्यू डेवलप्ड होते हैं उसको भी पहले ही डील करते हैं. दैट्स वाई डॉक्टर्स आर इक्वलेंट टू गॉड इन दिस वर्ल्ड. सर, इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे थे. सर, अब मार्केट में बहुत तरह के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, वेदर इट्स पीक इम्प्लांट, इट्स मोर ऑफ सम टाइटेनियम इम्प्लांट्स. what हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि what is the basically difference between these implants, किस एरिया में क्या प्रेफर किया जाता है और कैसे इन इम्प्लांट्स को आप यूज करते हैं? Okay, so whenever you're putting an implant in the body, it is a foreign tissue that you're putting inside the body. Our human body is very good that way. उसको समझ में आ जाता है कि यार ये फॉरेन टिश्यू है, फॉरेन टिश्यू, ये अपना इंसान नहीं है, ये अपना टिश्यू नहीं है, इसको अलग से रखना है. That happens with all the implants that you put in. अब which is why you want an implant जो कि बॉडी के साथ में बेस्ट तरीके से इंटरेक्ट करे, बॉडी के अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म्स को स्टिमुलेट ना करे एंड लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम तक सेफली बॉडी में रह सके. मल्टीपल मटेरियल्स हैव बीन ट्राइड फॉर इम्प्लांट्स. सिलिकन वगैरह होता है फॉर आई नो इम्प्लांट्स दैट आर पुट इन बॉडी. अभी अपन बोनी इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे टाइटेनियम होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, पीक होता है, एटसेट्रा. कि द रीजन व्हाई टाइटेनियम वन ओवर एवरीथिंग एल्स वाज बिकॉज वी रियलाइज्ड दैट टाइटेनियम वाज मच मोर बायोकम्पैटिबल देन अदर मेटल इम्प्लांट्स दैट वर बीइंग ट्राइड और बीइंग यूज्ड. वो बॉडी से रिएक्ट बहुत ही कम करता है, वो पड़ा रहता है, वो बॉडी से एक्सट्रूजन रेट्स उसकी काफी कम रहती हैं. इट इज मच लाइटर फॉर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट इट गिव्स and it is easily moldable etc. but still tight. So and उसके साथ साथ में टाइटेनियम has got an amazing advantage कि उसके अंदर ऑस्टियो इंटीग्रेशन होता है. मतलब basically it integrates with your existing bones and it allows bone to form over itself, which is why not only does it not get rejected, it kind of sort of becomes a part of your body. I mean not exactly, but थोड़ा सा उसके अंदर बोन का वो पार्ट बन जाता है, बोन भी उसके ऊपर उसके साथ में ग्रो करने लग जाती है. Now PEEK is basically a medical grade plastic जिससे मैंने इस मैंडिबल के डिफेक्ट को कवर कर दिया.
या मैंने एक टाइटेनियम प्लेट लगा दी जो कि साथ में इसके कर रही है। अब तुम्हारी जितनी बार भी तुम च्यू कर रहे हो कुछ भी चीज को, तो उसका लोड ये नॉर्मल बोन भी बियर कर रही है और वो टाइटेनियम प्लेट भी बियर कर रही है। पर जिस एरिया में टाइटेनियम की प्लेट लगी हुई है वहां पे सिंस द टाइटेनियम इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर, द टाइटेनियम विल एंड अप बियरिंग मोर वेट। सिंस वहां की बोन को इतना वेट नहीं पड़ रहा, इसलिए वो वहां की बोन वीक होती जाती है। नाउ अ स्ट्रक्चर विच हैज अ क्लोजर इलास्टिक has got closer elastic characters to the actual bone के अंदर वो डिफेक्ट कम होगा। प्लस उसके साथ साथ में टाइटेनियम है स्टिल मेटल, तो इट विल स्टिल बी विजिबल ऑन एमआरआईज। इट इज नॉट एमआरआई इनकम्पैटिबल, बट वो एमआरआई में दिखेगा। अगर तुम सीटी स्कैन करोगे तो उसके कारण से एक आर्टिफैक्ट आएगा। अगर तुम आई नो एक नॉर्मल स्कैनर पे या एक्सरे के अंदर जाओगे तो वो अलग दिखेगा। एक पीक इम्प्लांट सिंस इट इज प्लास्टिक, इसलिए वो उस तरह से भी नहीं दिखता। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज कैंसर के लिए अगर मैं टाइटेनियम प्लेट काम में लेता हूं, तो दैट प्लेट स्टिल कॉजेस सम अमाउंट ऑफ आर्टिफैक्ट इन द सीटीज दैट आर डन आफ्टरवर्ड्स। अगर मैं उसी की जगह अगर प्लास्टिक काम में लूं तो माय सीटीज एंड एमआरआईज दैट आई विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स की क्वालिटी, उनकी सेंसिटिविटी इन दैट एरिया विल बी अ लॉट बेटर, व्हिच इज व्हाई theoretically it should be better to detect another recurrence in the malignancy than it would have been with a titanium implant. Yes, basically दिस इम्प्लांट का जो डिफरेंस है वो लोड बेयरिंग एरियाज पे नॉन लोड बेयरिंग एरियाज पे, और फिर फ्यूचर में अगर कोई इश्यूज क्रिएट होता है तो उसको जज करना, उस पर जो प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे स्कैन्स एंड ऑल, उसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। So also another thing that I would want to add is कि creating an image कि यार this is better than that is a very simplistic way to look at things. It is not one meal fits all wala system. Each of these systems, each of these options have their own advantages and disadvantages. There are certain specific set of situations जहाँ पे I would say कि titanium implant will be far better. But there are certain set of situations जहाँ पे I'll say कि a PEEK implant is far better. There will be certain set of situations जहाँ पे मैं एक छोटी मिनी प्लेट लगाना चाहूंगा क्योंकि वो एक्सट्रूड नहीं करेगी, और देयर विल बी सर्टेन सेट ऑफ सिचुएशंस जहां पे मैं एक बड़ी रिकॉन प्लेट लगाना चाहूंगा। द आइडिया इज वेरी सिमिलर कि इन सब की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलग हैं, एंड अ स्पेशलिस्ट हु अंडरस्टैंड्स द इंडिविजुअल वैल्यू एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल ऑफ दीज मोडालिटीज विल बी एबल टू बेटर टेलर ऑल ऑफ दीज। आई मीन ये सारे दीज आर ऑल वेपन्स इन योर ट्रीटिंग डॉक्टर्स आर्सेनल। उसको पता होना चाहिए कि यार मेरे को यहाँ पे बंदूक निकालनी है और यहाँ पे मिसाइल चलानी है। हाँ जी। सो सर मतलब एक डॉक्टर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अब रिफाइंड हो गया है, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इशू दैट पर्सन हैज। सो दैट इज गुड थिंग टू टेक कि इंजीनियरिंग इज हेल्पिंग the doctors in another level. Yes, because they have developed the standard implants first. Now they are going for 3D printed implants, that too very specific implants, and that are bio accessible or biocompatibility, and that are not affecting the patient in future of post operations or in life generally. That is very good take. So sir, कभी कभार क्या होता है कि जब पेशेंट जो है कि कभी कभार कुछ चिल्ड्रन होते हैं, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, उन पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, बट एक अभी वो यंग हो चुका है, he is earning and he wants to have some sort, he feel that he is not good, right? And he don't have to convince the parents basically, he has to convince himself first. उस पेशेंट को ऑपरेटिव रूम सर्जरी को गाइड करना है कि उसको सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, इसका जो हेजिटेशन है वो एक प्लास्टिक सर्जन की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभार आप देखते हैं कि ऐसा पेशेंट आता है एंड वी सॉ दैट पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम एंड वो पेशेंट सर्जरी के लिए नहीं जा रहा है एंड उसको किसी ने प्री कंसेप्शनली गाइड कर दिया है कि यार इसको ऐसे भी ठीक हो सकता है, वैसे भी ठीक होता है, एक्सरसाइज से भी ठीक है, जॉ एक्सरसाइज से भी ठीक है, जो कि हो भी सकता है, बट आपको उसको समझाना कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट यू आर थिंकिंग अपॉन, एंड उसको एक मेंटल जो ब्रेकडाउन है उसको आप कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे समझाते हैं। So I think one of the most new realizations in medical sciences that I understood after actually I know being a part of the system was कि medical sciences is not about it's not as much about the books and the knowledge as it is also about the communication skills. One of my
consultants who I know guided me a lot during my formative years ये चीज़ बोलते थे कि यार you spend 80% of your life learning the hard skills and only you work only 20% on your soft skills, but eventually in your practice those soft skills form 80% of your actual success and the hard skills are only 20% of the part. Yes, granted तुम्हें वो hard skills नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, but I think a lesson that I try to remind myself every single day is that you need to listen to the patient. You actually need to understand where he's coming from. You actually need to understand his problem. You actually need to understand his hesitations and then try to provide a solution to him. जब तक you can't build that trust, तब तक you don't have a right to operate upon that patient, because while you're operating upon him, वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी आइडेंटिटी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे रहा है. You need to have earned that trust, and to have earned that trust, you need to have built that rapport. So, I mean, to be more specific, आपका जो क्वेश्चन है कि यार पेशेंट को कन्विंस करना है, पेशेंट को उस सब के अंदर करना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा. So, हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू दैट वी गिव इज टू व्हाट द पेशेंट वांट्स और व्हाट द फैमिली वांट्स. दो लोग एग्जैक्ट सेम, सपोज एक्सीडेंट के साथ में दो लोग एग्जैक्ट सेम फेशियल फ्रैक्चर के साथ में आते हैं. इट कुड बी कि मैं एक पेशेंट को बोलूंगा कि यार आप सर काम अपना चल रहा है, रहने दो, कुछ और नहीं करना, और दूसरे को मैं बोलूंगा कि चलो सर अपन आई थिंक आपके अंदर ये चीज कर देनी चाहिए. द रीजन व्हाई आई वुड से दैट इज बिकॉज माई फर्स्ट पार्ट वुड बी कि अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको इससे किस टाइप की तकलीफ हो रही है, आप क्या करते हो, आप क्या डिमांड कर रहे हो, व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली आर लुकिंग फॉर, व्हाट सोल्यूशन आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर. समटाइम्स non-operative is the right way to go. Sometimes not doing anything and reassuring the patient is the right way to go. Sometimes actually operating and solving those problems is the right way to go. Yes. So आपने एक बीच में एक ये चीज़ बोली थी कि यार इंजीनियर्स यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, मटेरियल साइंस यहाँ पे बीच में आ रही है, और वो कैसे हमारे सर्जिकल आउटकम्स को एडवांटेज दे रही है. मैं उसके अंदर आपको वही चीज़ काइंड ऑफ वापस एक और बार रीट्रेट करना चाहता हूँ हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, कि कुछ साल मतलब आई नो सेंचुरी बैक मेडिकल साइंस वाज लिमिटेड टू प्रॉब्लम डायग्नोस करना और वो प्रॉब्लम को हटाना. अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग हमारे इनपुट्स, हमारे डेवलपमेंट्स इन अदर फील्ड्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटलर्जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क, ऑल ऑफ दैट को वापस एक्चुअली पेशेंट की हेल्थ पे ला रहे हैं. AI इज नॉट जस्ट आई नो दैट thing that is making cat reels or cat videos. AI is also doing this. AI is also actually making lives better in this way when used correctly. So eventually ये नहीं होने वाला कि यार देखो पब्लिक ये सोचती है कि डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा. वो डॉक्टर अपने उन टूल्स के बिना उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो उसके बिना उसके साथ में है. अगर मैं एक माइक्रो सर्जन हूं तो हाँ मेरा वो स्किल सेट है कि मैं एक 0.3 mm की वेसल को एक दूसरी 0.3 mm के वेसल के साथ में जोड़ सकता हूं, बट मेरे पीछे वो एक इंजीनियर भी बैठा है जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इतना प्रिसाइज है, जिसने वो एक सूचर बनाया जो कि इतना प्रिसाइज है, जो कि वो कर सकता है. अगर एक प्लास्टिक सर्जन एक जॉ को बना सकता है तो उसके पीछे एक वो इंजीनियर और वो कंप्यूटर साइंटिस्ट और वो प्लानर और वो आई नो 3D डिजाइनिंग का मॉडल जिसने डिजाइन करा वो इंसान भी है जिसने वो सारी की सारी प्लानिंग को बनाया. इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्राइंग टू मेक सर्जरी, टू मेक मेडिकल साइंसेस सेफर, बेटर, फास्टर, चीपर, वन स्टेप एट अ टाइम. वो धीमे धीमे होता है वो चेंज, इसलिए वो दिखता नहीं है. बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई मीन इफ समबडी जिसने आई नो आज से 30 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेन करा था वो सीधे आज की स्टेट देखता तो वो बहुत चुंधिया जाता कि यार ये क्या हो रहा है. एंड आई एम श्योर कि मैं आज जो चीजें जस्ट सीख रहा हूं या जो आज चीजें जस्ट आ रही हैं दुनिया में, वो चीजों के साथ में अगर मैं सीधे 30 साल बाद में जाऊंगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है. That is why we need all of this collaboration, we need all of this growth together. टाइटेनियम की प्राइमरी रिसर्च चालू हुई थी स्पेस शटल्स वगैरह के काम में लेने में, बट उसके बाद में आफ्टर हैविंग यूज्ड दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल रियलाइज कि अच्छा हाँ यार ये तो यहाँ पे भी काम का है. तब जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स लग रही थी उनके साथ में CT स्कैन में प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेटल डिटेक्टर्स में चले जाते थे, वो मैग्नेटाइज हो जाते थे. पीपल रियलाइज कि अच्छा हाँ यार दिस इज फार स्ट्रॉन्गर, दिस इज फार बेटर, वी शुड यूज दिस हियर. एंड दैट्स what got us from there to here. Now we have technologies where we can, I don't know, use 3D printers to exactly design that metal shape into the exact precise shape that we want, which is getting us into that finesse and into that age of precision in surgery that we are currently entering. Okay, so sir जो आपने बात कही
कि 30 years पहले ऐसा प्लास्टिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स कम थे एंड 30 years बाद प्लास्टिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए हैं एंड व्हेन यू सी दीज इंस्ट्रूमेंट्स मैं लिटरली आई मेट अ प्लास्टिक सर्जन आई डोंट वांट टू नेम हिम ही इज़ वेरी सीनियर डॉक्टर एंड ही इज़ वेरी रिनाउंड डॉक्टर इन दिल्ली NCR and what he was curious about the thing that how you gonna fit zygoma implant with an orbital plate, how much screws you need, how much surface area it will get, how much integration it will provide, क्या ये इससे बाहर तो नहीं निकल जाएगा. So there is generally surgeons are getting aware about these implants, but वो एक difference है. वो डिफरेंस है और वो डिफरेंस मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है इन द सेंस कि क्योंकि हर एक सर्जन की या हर एक मेडिकल प्रोफेशनल की पहली प्रायोरिटी अपने पेशेंट की सेफ्टी पे होती है, विच इज़ वाई एवरी सर्जन और एवरी मेडिकल प्रोफेशनल विल बी वेरी वेरी ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू चेंज एंड यू नीड टू काइंड ऑफ स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस. अगर तुम फॉर एवरी नई ड्रग जो कि मार्केट में आती है या फॉर एवरी नया फॉर्मुलेशन जो कि मार्केट में आता है, अगर तुम हर चीज ट्राई करने लग जाओगे तो यू विल बी वेरी रिस्की, इट विल नॉट बी वेरी सेफ. बट अगर तुम कुछ भी ट्राई नहीं करोगे तो तुम कुछ साल बाद में पिछड़ जाओगे. द बैलेंस दैट वी काइंड ऑफ नीड टू स्ट्राइक, द थिंग दैट वी काइंड ऑफ नीड टू लर्न एवरी सिंगल डे इज पिकिंग दोज थिंग्स जो कि हमको एक्चुअली एडवांटेजेस लग रही है, use them in very limited amounts or very controlled amounts in very controlled situations, making sure that we are not compromising with the safety of our patients. And once we are very confident that we are able to give a better outcome to the patient with this technology than without it, only then move to it. So it's always a push and pull, and that push and pull is very necessary. वो market मेडिकल साइंसेस को बहुत तेज एडवांस करने की ट्राई कर रही है, वो इंडस्ट्री मेडिकल साइंसेस को बहुत तेज एडवांस करने की ट्राई कर रही है, मेडिकल साइंसेस उस इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट भी कर रही है. एंड एक्चुअल रास्ता दोनों के बीच में है. अगर तुम अगर मैं केवल वही किताबों के बेसिस पे चलूं जो किताबें मैंने पढ़ी थी, तो वो किताबें 10 साल पुरानी है. वो किताबों में पिछले 10 साल में बहुत बदल गया है. पर अगर मैं आई डोंट नो द मोस्ट कटिंग एज के नाम पे द मोस्ट न्यू थिंग्स ट्राई कर लूं, तो मैं वो चीजें ट्राई कर रहा हूं जो जिनकी सेफ्टी एस्टैब्लिश नहीं है. सो विच इज वाई जो हमारा वो होता है ना कि यार प्लास्टिक सर्जन, तुम किसी भी सर्जन को लोग बोलते हैं कि यार तुम तो जिंदगी भर पढ़ते रहते हो. जो हम लोग जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, दैट्स काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस. वी नीड टू स्टे अपडेटेड विद ईच ऑफ दीज थिंग्स, नॉट टू ट्राई देम और नॉट टू यूज देम, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी यूज्ड, व्हाट कैन सेफली बी यूज्ड, एंड व्हाट इज जस्ट आई डोंट नो a fad, and what will not survive the standards of patient safety that we have kept for ourselves. Yes. So the engineers need to build confidence with the surgeons with great amount of data or research or the clinical trials and outputs, so that a surgeon can trust easily without hesitating or without having a second thought कि yes, we can use this thing. Okay, sir. Thank you, sir, for giving us a beautiful time with us. We learned a lot from you, although we work in the patient-specific industry, but the knowledge you carry and the explanation that we need to have before planning the surgery is very helpful. Thank you for giving the time, sir. Thank you. Thank you.